फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम तैयारी कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो कि हमारा 17 को है। तो उस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं और वो हमारा पेपर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हमारा ये टारगेट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए कि हम देखिए, हम अगर अलग से जो है, अगर आप लोगों को जो है पीपीटी बना करके वहाँ से अगर हम आप लोगों को सारा क्लियर करने लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको सारी चीज़ों को डिटेल में क्लियर ना कर पाएँ। इसीलिए मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल है, जो मैंने आप सभी लोगों तक पहुँचा रखा है, उसी नोट्स के माध्यम से हम इसको पूरे यूनिट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिन तक ये मदद नहीं पहुंच रही है, जिनको जहां अगर इस चैनल की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए भी ये चैनल थोड़ी सी अपनी मदद दे पाए। इसमें आप लोग ही हैं जो हमारे इस उद्देश्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सभी जो लोग भी डीएड कर रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोग दिला सकते हैं। तो हमारा पहला ही है आपका, देखिए हम इसमें यूनिट बाय यूनिट थोड़ा सा कवर करेंगे। हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएँ। पहला है संप्रेषण की परिभाषा, अर्थ और उनके क्षेत्र। आपको बताना है कि संप्रेषण क्या है, मतलब संप्रेषण की क्या परिभाषाएँ हैं कुछ, और उसके अर्थ और उनके क्या क्या क्षेत्र होते हैं, किस किस क्षेत्र में संप्रेषण मदद करता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। संप्रेषण के अर्थ के बारे में बात करते हैं तो मानव मतलब पूरे जीवन में, सभी के जीवन में जो संप्रेषण है उसका अपना महत्व होता है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो इसी प्रकार से पहले भूमिका को बनाइएगा, उसके बाद उसके बारे में बताइएगा। इससे इफ़ेक्टिव तरीका है ये आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने का। तो संप्रेषण के बिना, मतलब बोलचाल के बिना, जो हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमसे कमेंट के थ्रू अपनी बात रखते हैं, तो इसके बिना जो है किसी भी प्रकार का कोई शिक्षण कार्य चल ही नहीं सकता है अगर संप्रेषण नहीं होगा। तो संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी बातों एवं विचार अभिव्यक्तियों को एक दूसरे से साझा करते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है समान रूप से प्रेषित करना। जितना हम आपसे कह रहे हैं उतने उसको समझ करके आप भी अपना जो रिस्पॉन्स करते हैं वही होता है संप्रेषण। मतलब दो लोगों के बीच में अपने विचार, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त जो किया जाता है, जो एक दूसरे को समझा जाता है, वही होता है आपका संप्रेषण। संप्रेषण जो होती है वो शिक्षा की रीढ़ होती है। बिना संप्रेषण के, चाहे वो आप किसी भी माध्यम से करें, लिखित करें, मौखिक करें, सांकेतिक करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना संप्रेषण के शिक्षा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। संप्रेषण इस शिक्षा की एक रीढ़ होती है। बिना संप्रेषण के हम अधिगम और शिक्षण नहीं कर सकते। अधिगम का मतलब है कि हम ना तो कुछ सीख सकते हैं और ना ही जो है हम अपने जो शिक्षण कार्य है उसको हम कर सकते हैं। संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब आप जानते हैं ना, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार और संप्रेषण 2 चीज़ें होती हैं, इंग्लिश दोनों के सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जितना हम आपसे कहें आप भी उसको समझिए और रिस्पॉन्स करिए, वो होता है कम्युनिकेशन। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मुझे समझ में आया या फिर नहीं आया, तो ये आपका कम्युनिकेशन हो गया। संचार का मतलब होता है एक तरफ से प्रेषित करना। जैसे टीवी पर कोई न्यूज़ चलता है तो आप उस न्यूज़ को देखते हैं, सुनते हैं, बट आप अपनी ओपिनियन को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं, तो ये आपका होता है संचार। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे संचार और कम्युनिकेशन, मतलब जो आपका संचार और संप्रेषण है उनमें क्या डिफरेंस है। इंग्लिश मीनिंग दोनों के सेम होती है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, अर्थात संप्रेषण का अर्थ है सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। देखिए, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बातों को खुद समझना, यही होता है आपका संप्रेषण। अब ये कम्युनिकेशन चैन इसमें दिया गया है, मतलब इसमें एक सेंडर होता है। सेंडर का मतलब है कि एक भेजने वाला रहता है, एक वक्ता रहता है जो बोलेगा। जैसे अभी एज अ सेंडर हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कोई मैसेज होता है, मतलब इनकोडिंग उस मैसेज, हमारे पास कोई मैसेज होगा। ठीक है, हम किसी बात को, जैसे हम इस पूरे पेपर को आपको समझा रहे हैं, तो ये मेरे पास एक मैसेज है जो हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इसको हम इनकोड करेंगे, मतलब इसको शॉर्ट में करके हम आपको समझाएंगे। इसके लिए हमें एक माध्यम चाहिए, जैसे हम एक ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, यूट्यूब का उपयोग करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये इसके लिए एक माध्यम चाहिए। तो ये उसके बाद पहुंचेगा, मतलब इसको रिसीवर के पास ये पहुंचेगा, ठीक है। रिसीवर अपना फीडबैक देगा, मतलब रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। मतलब डिकोड करने का काम कौन करता है, रिसीवर करता है। जो रिसीव करेगा वो डिकोड करेगा, उसके बाद वो अपना फीडबैक देगा। तो ये होता है कम्युनिकेशन साइकिल। ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, सेंडर आता है, जो कि उस मैसेज को बनाएगा। जैसे हमें आपसे कुछ कहना है या आपको मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो एज अ सेंडर आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए पहले कुछ तो आपके पास कुछ तो होगा आपके पास जो आप भेजना चाह रहे हैं, हालचाल पूछना चाह रहे हैं, क्या हाल है, ये तो पहले आप लिखेंगे, ठीक है। कोई इसे शॉर्ट में लिखेगा, कोई बहुत विस्तृत में लिखेगा, ठीक है। इस तरीके से उसके पास कोई मैसेज होगा, मैसेज के पास मतलब वो उस मैसेज को कोड करेगा, अपनी भाषा में उसको रखेगा उस मैसेज को, और एक चैनल के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से वो उस तक पहुंचा देगा। और जब वो पहुंचा देगा अपने मैसेज को, तो वो पहुंचेगा मैसेज किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब होता है जो मैसेज आपको भेजा गया है, उस मैसेज को जो रिसीव करने वाला है उसको वो समझेगा कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं, उसको विस्तृत रूप में अपने दिमाग में लेगा कि हाँ यहाँ पे मुझसे हालचाल पूछा जा रहा है। तो उसके बाद वो उस पर अपना फीडबैक देगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये पूरा आपका कहलाता है कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए कहीं पे फीडबैक ना दिया गया हो, सारा प्रोसेस हो कि सेंडर मैसेज भेज, मतलब जो आपका सेंडर है वो मैसेज को इनकोड भी कर रहा है, फिर भेज भी रहा है, रिसीवर तक पहुँच भी रहा है, रिसीवर उसको डिकोड कर रहा है, लेकिन अगर रिसीवर ने उस पर अपना फीडबैक नहीं दिया तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, वहाँ पर वो संचार हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखनी है। यही होता है आपका पूरा कम्युनिकेशन साइकिल, तो ये याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए एक दो परिभाषा ही आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा। एजी मेयर ने कहा है कि संप्रेषण से तात्पर्य है एक व्यक्ति के विचार तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। मतलब एक व्यक्ति का जो विचार है वो दूसरे व्यक्ति को उससे परिचित कराना कि हाँ मेरे विचार क्या है, और उस पर उस जो अगला व्यक्ति है उसका फीडबैक लेना, यही आपका कम्युनिकेशन होता है जो मैंने आपको बताया भी। उसके बाद एक दो परिभाषाएँ और दी गई हैं कि संप्रेषण विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित व तर्क सम्मत विचार व सम्मत को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये देखिएगा आप लोग, इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, बल्कि हम कहेंगे कि आप एडगर डेल के अनुसार ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। उसके बाद संप्रेषण के प्रकार आते हैं। तो संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। चेहरे का जो हाव भाव रहे या किसी भी प्रकार के संकेत का इस्तेमाल किया जाए, तो ये होता है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। चलिए, तो ये परिभाषाएं हैं, फिर वही दो बार पेज ऐड हो गया है। तो शाब्दिक संप्रेषण के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। आपका मौखिक, एक लिखित। ठीक है, मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है जब आप बोल करके संप्रेषण करते हैं, और लिखित संप्रेषण का मतलब होता है जब लिख करके आप संप्रेषण कर, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वो आपका क्या है, लिखित संप्रेषण है। लेकिन जब आप आमने सामने किसी दो व्यक्तियों से बात कर रहे हैं तो आपका मौखिक संप्रेषण है, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि लिखित और मौखिक का मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड पहले भी करा चुके हैं, और बाद में भी हम आपको अभी जो है वीडियो ख़त्म होने के बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिएगा। समझाने का काम हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी आपके पास टाइम है, आपका एग्ज़ाम में आपको 6 दिन है, तो इस 6 दिनों में हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। आप लोग भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे कहने से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपका काम है, और आपको आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करना ये मेरा दायित्व है। तो ये लिखित संप्रेषण है। उसके बाद अशाब्दिक संप्रेषण में मैंने आपको जैसे बताया कि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत जैसे हम वाणी से, आँखों से किया जाता है, मतलब जहाँ पे चेहरे के हाव भाव के माध्यम से संप्रेषण किया जाए, जो सांकेतिक मतलब सांकेतिक के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, ठीक है। किसी को मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है, आपने बड़ी बड़ी आँखें करके दिखा दी तो उसका बोलना बंद हो गया। ये क्या है कि आपने उसको एक मतलब आपने उसको दिया कि आपको बोला नहीं है, वो वहाँ पर चुप हो गया, उन्होंने फीडबैक दिया कि बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ आँख के दिखाने से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण हो गया। वैसे आप लोग इन अशाब्दिक संप्रेषण से बिल्कुल परिचित होंगे।
तो उसके बाद आपका क्या है, वाणी और ध्वनिक संकेत के माध्यम से जो संप्रेषण होता है, ठीक है, वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। किसी को स्पर्श करके जो संप्रेषण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बगल में कोई बैठा है, बहुत बोल रहा है, आपने धीरे से उसके हाथ दबा दिया, ठीक है, वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे बोलना नहीं है और बोलना बंद कर देगा। तो ये क्या है, स्पर्श करके आप संप्रेषण दे रहे हैं, ठीक है। चेहरे के हाव भाव द्वारा भी जो है संप्रेषण किया जाता है। वही बातें हैं, आप चेहरे के हाव भाव से भी समझ सकते हैं, ठीक है। कोई शोर कर रहा है, अध्यापक ने अचानक, जैसे क्लासरूम में शोर, अध्यापक ने अचानक जो है अपनी आंखें लाल कर ली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या है, आपके चेहरे के हाव भाव द्वारा बच्चे समझ गए। अब संप्रेषण के कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, भावना या किसी संप्रत्यय को किसी दूसरे तक व्यक्त करता है, अतः संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया ना, संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। कोई एक व्यक्ति अगर भेज रहा है तो वो संचार हो जाएगा, संप्रेषण नहीं हो सकता है। तो 2 व्यक्तियों का ये द्विपक्षीय होता है, आप मुझसे कुछ कहेंगे तो मुझे भी आपसे कुछ कहना पड़ेगा, ये आपका संप्रेषण होता है। तो ये द्विपक्षीय होता है। तो इसके बाद इसके कुछ सिद्धांत है, जैसे सजगता का सिद्धांत। सजगता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो संप्रेषण करता और संप्रेषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति संप्रेषण क्रिया के समय सजग रहते हैं। मतलब कि जब बोला जा रहा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक्टिव हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप भी एक्टिव हैं, तभी हमारा और आपका कम्युनिकेशन सफल रूप से हो पाएगा। लेकिन अगर हम बोले जा रहे हैं, आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कि तो आपको समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल थी नहीं है, तो ये आपका संप्रेषण अच्छा नहीं माना जाता है। वही संप्रेषण अच्छा होगा जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों जो होंगे वो सजग होंगे, दोनों जो है एक्टिव होंगे। अगला है आपका योग्यता का सिद्धांत। योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत संप्रेषण करने वाले दोनों व्यक्ति योग्य होने चाहिए। यदि कक्षा में अध्यापक अपने विषय में योग्य नहीं होता है तो वह कक्षा में संप्रेषण करते समय उचित भूमिका नहीं निभा सकता। इसका मतलब है कि जो संप्रेषण करने वाला है वो व्यक्ति बिल्कुल योग्य होना चाहिए, मतलब संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, बोलने में कुशल होना चाहिए और सामने वाले को भी जो बोला जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, उसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी वो योग्य संप्रेषण होगा, वरना वो योग्य संप्रेषण नहीं होगा। अगला है सहभागिता का सिद्धांत, जिससे कि बताया गया कि संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अतः संप्रेषणकर्ता और ग्रहण करने वाले दोनों के मध्य सहभागिता होनी चाहिए, जिससे संप्रेषण क्रिया पूर्ण की जाती है। मतलब संप्रेषण क्या है, अपने आप में एक द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है जिसमें रिसीवर एंड सेंटर दोनों होते हैं और इसमें दोनों के मध्य सहभागिता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों के मध्य मेल जोल होना चाहिए कि हाँ जो बोला जा रहा है उस पर वो अपना रिस्पॉन्स भी करे, तभी संप्रेषण होगा। उसके बाद है उचित सामग्री का सिद्धांत। संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है उचित सामग्री होनी। उचित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो संप्रेषण के उद्देश्य, संप्रेषण परिस्थितियों तथा माध्यम को मेल खाती हो। मतलब विद्यार्थियों के स्तर, योग्यता, क्षमता तथा संप्रेषण कौशल को ध्यान में रख के बोली जानी चाहिए। मतलब जो भी टीचर क्लासरूम में बोले तो वो बच्चे की उम्र के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है प्राइमरी लेवल के कक्षा 1-2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे आप अपनी शुद्ध हिंदी झाड़ रहे हैं तो बच्चों की समझ के, बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो वो संप्रेषण अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप जो भी सामग्रियों का इस्तेमाल करें या जिस भी माध्यम से आप संप्रेषण कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो और वो बच्चे की योग्यता के, उसके स्तर के, उसकी क्षमता के अनुसार ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे हैं तो वो अपनी मातृभाषा में चीज़ों को समझते हैं तो उसी भाषा में आप संप्रेषण करिए तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे तो संप्रेषण सफल हो जाएगा। लेकिन अगर जो है आप किसी और माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप जो है बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएगा, वहाँ पे संप्रेषण बाधित हो जाता है। अगला है संप्रेषण का माध्यम। इस संप्रेषण का जितना अच्छा माध्यम आप चुनेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा उचित प्रभाव से संप्रेषण होगा। उसके बाद है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। संप्रेषण प्रक्रिया में पृष्ठपोषण प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम अपने संप्रेषण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। मतलब फीडबैक देना। देखिए, हम आपसे तो बोले जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहे हैं, अब आप लोग जो है सिर्फ वीडियो को देख करके, पढ़ करके गायब हो जाते हैं, कोई फीडबैक नहीं देते हैं, तो इससे क्या है, मैं डिमोटिवेट होती हूँ। आगे चल के वीडियो लाने में मुझे प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं मेरे द्वारा समझाया गया चीज़ें आपकी समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं, फालतू ही हम अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की जो है वो हो जाता है। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसी बात पे वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, तभी एक सफल कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगला है सहायक एवं बाधक तत्व का सिद्धांत।
ये क्या है, संप्रेषण क्रिया में ऐसे तत्व परिस्थितियां कार्य करती हैं जो सहायक या बाधक भूमिका निभाने में जुड़ जाते हैं। जैसे शोरगुल, प्रकाश की कमी, सुनने और देखने में आने वाली कमी, ये कुछ बाधक होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। अगला है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो संप्रेषण को कुछ ऐसे घटक हैं जैसे छात्र हैं, शिक्षक के उद्देश्य हैं, शिक्षक का व्यक्तित्व है। छात्र भी संप्रेषण को प्रभावित कर सकते हैं कि किस प्रकार की एबिलिटी वाले छात्र हैं। ठीक है, अच्छी एबिलिटी वाले छात्र रहेंगे, मतलब उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा तो संप्रेषण प्रभावी होगा। अगर वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मान लीजिए हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बाधित हो जाता है, तो ये बच्चे भी जो होते हैं वो कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। शिक्षक किस एम से लेकर के बच्चे से बात कर रहा है वो भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। शिक्षक का व्यक्तित्व भी, विषय वस्तु का चयन भी, अगर किसी कठोर विषय वस्तु का चयन करते हैं, बच्चे की योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का चयन नहीं करते हैं तो भी संप्रेषण प्रभावित हो जाएगा। अगर उचित पाठ योजना का निर्माण नहीं किया जाता है तो भी संप्रेषण प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, उचित विधि एवं सहायक सामग्रियाँ जो हैं, ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। व्यक्ति विभिन्नता का अगर ध्यान रखते हैं तो अच्छा संप्रेषण होगा। अगर वहीं पर व्यक्ति विभिन्नता का अपमान करते हैं, ध्यान नहीं रखते तो फिर वहाँ पे संप्रेषण बाधित हो जाएगा। कक्षा का इन्वायरमेंट किस तरीके का है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, टीचर का व्यक्तित्व कैसा है, इंटरेक्टिव है, जैसे बच्चे से साथ जुड़ाव रखने वाला है तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। वहीं पे अगर बच्चे से अलगाव रखने वाला है तो बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जैसे मैं बीमार नहीं हूँ तो आप लोगों तक वीडियो पहुँचा पाऊँगी, मैं बीमार हो जाऊँगी तो आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुँचेगी तो आप लोग फीडबैक ही क्या देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। और सबसे लास्ट में है आपका सीखने हेतु प्रेरणा। आप जितने मोटिवेट रहेंगे उतना आप मेरे पास रिस्पॉन्स करेंगे, उतना जितने एक्टिव रहेंगे कि मैम मुझे इस टॉपिक पे दीजिए, मुझे इस टॉपिक पे दीजिए, तो वो सेंडर जो रहेगा उसको भी थोड़ा मोटिवेट करेगा तो कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताएं बताई गई हैं। तो संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। ये पूरा PDF हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आप लोगों को टाइप करके जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएँ, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें कुछ बुरा नहीं मानिएगा, मेरे पास टाइम की कमी है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए, आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है। जो भी मेरे पास PDF अवेलेबल है उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ये कमेंट मत करिएगा नहीं मैम PPT से जो है वही पढ़ाइए। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से हम आपको नहीं दे पा रहे हैं PPT में। बाकी ये जो मेरे पास मैटर उपलब्ध है वो हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संप्रेषण सदैव एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, मतलब एक डायनेमिक प्रोसेस होती है संप्रेषण आपकी। संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक है। जो मैंने आपको बताया कि पहली बात तो इंटरेक्शन हो दोनों के बीच में, जो सेंडर एंड रिसीवर हैं दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए और फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा, पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है, तो फीडबैक होती है इसकी हिंदी मतलब इंग्लिश। तो अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया तो कम्युनिकेशन सफल नहीं माना जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है। संप्रेषण सर्वव्यापक है, मतलब हर एक व्यक्ति अगर जो है वो संप्रेषण करता है, जानवर भी जो है हर एक प्राणी करता है। ठीक है, जानवर भी अपनी भाषा में अपनी बात को दूसरे जानवरों तक पहुंचाते हैं, तो संप्रेषण सर्वव्यापक है। सारे लोग जो है वो इस संप्रेषण का यूज करते हैं। संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं है, ऊपर ही बता दिया गया है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच होती है। संप्रेषण के लिए कुछ बाधाएं हैं, जैसे कुछ पर्यावरणीय बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल इजी है अगर आपने संप्रेषण को समझ लिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बिल्कुल जान लीजिए रामबाण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, पूछा बहुत बार गया है। ठीक है, ये संप्रेषण के कुछ आवश्यक तत्व हैं कि उसमें एक संदेश वाहक होना चाहिए, मतलब जो भेजेगा, रिसीवर मतलब सेंडर होना चाहिए, उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए, उसके लिए कोई संकेत आपके पास होना चाहिए जो भेजेंगे आप। उसके बाद आपको कोडिंग करना आना चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि पूरा पेज लिखा गया है, उसको हम आपको मिनटों में समझा दें। ठीक है, मतलब मिनटों में हम आप तक उस सूचना पहुंचा दें, तो इस तरीके से उसको कोडिंग आपको आना चाहिए। इनकोडिंग का मतलब समझते हैं, किसी भी बड़ी बात को छोटे में व्यक्त करना, वो इनकोड होता है। और डिकोड का मतलब होता है उस छोटी बात को विस्तृत रूप में समझ लेना। ठीक है, तो इनकोडिंग कौन करता है? इनकोडिंग आपका
आपका करता है जो सेंडर होता है, और डिकोड कौन करता है, डिकोड करता है जो रिसीवर होता है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इनकोड कौन करता है और डिकोड कौन करता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा कि जो इनकोडिंग होता है ना, वो जो सेंडर होता है जो भेजेगा ना, वो मैसेज को क्या करता है, जो बड़ी मतलब बड़ा उसका विस्तृत मैसेज है उसको वो शॉर्ट में आपको बता देगा, ठीक है। और डिकोडिंग का मतलब होता है जो शॉर्ट में मैसेज हमारे पास आए, जैसे आप लोगों ने लिखा थैंक यू मैम, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अब मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे आगे भी वीडियो बनाने के लिए ये मोटिवेट कर रहा है, तो मुझे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, मुझे आगे वीडियो बनाना चाहिए। आपने तो बस एक ही लाइन लिखा और मैंने उसको विस्तृत रूप में समझा, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा डिकोडिंग। तो डिकोड कौन करता है, जो रिसीवर होता है। मैं आपका मैसेज मैं ही तो रिसीव कर रही हूँ, तो जो रिसीवर होता है ना वो उसको डिकोड करता है। इनकोड करने का काम आप लोग करते हैं, जो सेंडर होते हैं, जो मैसेज भेजते हैं। उसके बाद उसमें पृष्ठपोषण तो होना ही चाहिए। उसके बाद संदेश ग्रहण करता मतलब जो रिसीवर है वो होना चाहिए, और संदेश का कोई सोर्स भी होना चाहिए, मतलब एक मीडियम भी होना चाहिए। उसके बाद आपका अगला है यूनिट 1.2 पे हम लोग आ चुके हैं। अभी हमें पढ़ना है लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक, ठीक है। कम्युनिकेशन जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ह्यूमन है एक एनिमल किया गया है, उसको पढ़ेंगे हम। ये दो प्रकार का होता है, भाषिक और अभाषिक। मैंने आपको बताया भाषिक का मतलब है जिसमें भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब वाक्य ध्वनियों द्वारा उच्चारित वाक्य ध्वनियों से भाषा का निर्माण किया जाता है। यही विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है, जिसमें संप्रेषण वक्ता या श्रोता के विचार को मौखिक या लिखित रूप में प्रयोग किया जाए, उसे भाषिक संप्रेषण कहते हैं। मतलब जब लिख करके या बोल, मतलब मौखिक में या लिखित में, मतलब लिख करके या फिर बोल कर किया जाए, जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, भाषा का इस्तेमाल किया जाए, जो वाणी के द्वारा उच्चारित हो। इस प्रकार के जो संप्रेषण होते हैं उनको हम भाषिक संप्रेषण कहते हैं। भाषिक संप्रेषण में वक्ता व श्रोता दोनों के द्वारा उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे वह भली भात समझते हैं। जैसे हम भली भात हम जानते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अधिकतर बच्चे यही हैं जो हिंदी लैंग्वेज को अच्छा समझते हैं, तो हम हिंदी लैंग्वेज में ही मटेरियल्स आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ताकि सभी लोग इसको आसानी से समझ पाएँ। तो भाषिक संप्रेषण में क्या होता है कि जो संप्रेषण होता है वो उसी माध्यम में किया जाता है जिस माध्यम में अगला समझ सके तथा उसके निम्न संकेतों को भी समझते हैं, उनसे संप्रेषण करने में कठिनाई ना हो, वही भाषिक संप्रेषण हो। उसके बाद आभासिक में है जो चेहरे के हाव भाव द्वारा किया जाए, शारीरिक अंगों के द्वारा किया जाए, ठीक है, जैसे हमने बताया ना स्पर्श करके जो किया जाए, ठीक है। उसके बाद इंद्रियों द्वारा संप्रेषण किया जाए। इंद्रियों का मतलब है जैसे आँख के इशारों द्वारा किया जाए, ठीक है, तो मुंह बना करके बहुत लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो संप्रेषण मतलब जो इंद्रियों का इस्तेमाल करके किया जाता है संप्रेषण, वो संप्रेषण आपका कहलाएगा इंद्रियों द्वारा संप्रेषण। और शारीरिक अंगों के द्वारा, ठीक है, किसी आप दूर से ही किसी को हाथ हिला देते हैं, इसका मतलब वो समझ जाता है कि हाँ आप उसे बुला रहे हैं या फिर हाय बोल रहे हैं, इस तरीके का। और चेहरे के हाव भाव, जिस तरीके से आप चेहरे की बनावट के माध्यम से भी संप्रेषण कर लेते हैं, तो वो आपका कहलाएगा आभासिक संप्रेषण। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा एक बार, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है बहुत इजी वे में ये नोट्स बनाया गया है। तो अगला है आपका मानव और पशु दोनों ही अपनों के बीच में संप्रेषण करते हैं। मतलब जो मानव होते हैं वो तो करते ही हैं, आप लोग सभी जानते हैं। पशुओं का भी अपनी एक बोलचाल होती है, ठीक है। हम और आप नहीं समझते तो क्या हुआ, उनके जो अदर पशु उनके साथ रहते हैं वो उनकी लैंग्वेज को समझते हैं। पशुओं की विभिन्न शारीरिक चेष्टाएँ परस्पर उत्तेजनाओं को जागृत करती हैं। जैसे गाय अपने बछड़ों को बुलाते समय जो स्नेह करती है वह क्रोध की अवस्था में बदल जाती है। मतलब जो पशु होते हैं वो भी आपस में संप्रेषण करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए गाय ने बच्चा दिया तो वो अपने बच्चों को चाटती रहती है, इसका मतलब वो उस बच्चे पर अपना प्यार दिखा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके का है कि जो पशु होते हैं वो भी संप्रेषण करते हैं। बहुत से पशुओं में भाषा द्वारा संप्रेषण होती है, जैसे हाथी का चिघाड़ना, घोड़े का हियाना, गाय का रंभना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिनमिनाना, मेढक का टटराना, मच्छर का भिनभिनाना, ये सब भी उनकी अपनी एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, ठीक है। जैसे शेर की दहाड़ सुनकर न जाने कितने पशु भयभीत हो जाते हैं। शेर ने एक बार दहाड़ा तो बहुत सारे ऐसे पशु होंगे जंगल के जो डर जाएंगे, ठीक है, और वो वहाँ से अलग हट जाएंगे, कहीं कहीं दूर चले जाएंगे। तो ये क्या है, एक संप्रेषण का ही तो है कि उन्होंने सेंडर ने कुछ मैसेज किया, शेर दहाड़ा, सेंडर हो गया, और रिसीवर वो जंगल के अन्य जानवरों तक पहुंचा, अन्य जानवर रिसीवर हो गए और वो वहां से हट जा रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं वो, ठीक है। इस माध्यम से भी संप्रेषण हो जाता है। तो हिरण तथा अन्य पशु संभावित खतरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। जैसे अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी पहले जान जाते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से तब कुत्ते की एक्टिविटी को देखकर इंसान जो है वो अपना जो है वो अपने स्थान को परिवर्तित करने लगता है। तो इस तरीके से क्या है कि जानवरों के माध्यम से भी तो संप्रेषण प्रेषित हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। अगला है लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन, मतलब हमें भाषा क्या है, भाषा के क्या कार्य होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, ये चीज़ें पढ़नी हैं। पहला यूनिट तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा। पहले यूनिट से ही आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे यूनिट की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आगे के यूनिट से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, बिल्कुल एक्सपीरियंस से बोला जा रहा है कि आगे की 3 यूनिट से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 70% लगभग क्वेश्चन जो है आपके सामने के 3 यूनिट से ही बन जाते हैं। ठीक है, बचे हुए 30% ही वो पीछे के यूनिट से उठाते हैं। तो शुरुआत के 3 यूनिट आपके लिए पढ़ना मस्ट है। आपका है इंट्रोडक्शन है आपका लैंग्वेज का। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी अवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं तथा इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करता है। और प्रत्येक एक ऐसा संदेश जो किसी भी प्रकार के विचारों को स्पष्ट करता है भाषा कहलाता है। देखिए, भाषा को अगर हम सरल भाषा में आपको समझाएं तो भाषा संप्रेषण करने का एक माध्यम होती है। मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं वही हमारी भाषा हो जाएगी। फिर वो हम सांकेतिक करें, लिखित करें, मौखिक करें, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल अगर हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं या अपनी विचार भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं वही हमारी भाषा होती है। इसका प्रयोग सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध संकेतों की एक व्यवस्था है जिसका प्रयोग संप्रेषण अथवा विचारों को सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जो मैंने आपको वही बताया कि एक मतलब संप्रेषण के लिए या फिर अपनी किसी भावना या अपने विचार के लिए किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं, फिर वो लिखित हो, मौखिक हो, संकेत में हो, वही आपकी भाषा कहलाएगी। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं, क्या इसका मीनिंग है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ठीक है, मतलब आप इसका मतलब होता है बोलना या फिर कहना, अर्थात वाणी जो बोली जाए। भाषा विचारों की एक माध्यम है। विद्वानों ने भाषा के 2 भागों में स्पष्ट किया, एक है भाषा का व्यापक अर्थ, एक है भाषा का संकुचित अर्थ। यहीं पे समझ लीजिए भाषा का व्यापक अर्थ क्या होता है कि भाषा के व्यापक अर्थ के अनुसार वे सभी साधन भाषा कहे जा सकते हैं जिनका प्रयोग कोई भी प्राणी अपने समुदाय में विचार विमर्श के लिए करता है। भाषा को व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए किसी भी माध्यम को हम भाषा कह देंगे। ठीक है, कि कोई भी क्षेत्र है उसमें व्यक्ति किसी भी माध्यम से कर रहा है, ठीक है, किसी माध्यम से संप्रेषण वो कर रहा है, तो वो उसका संप्रेषण करना किसी भी माध्यम के माध्यम से जो संप्रेषण होता है वही माध्यम आपका भाषा कहलाएगा। और इसके संकुचित अर्थ में देखते हैं तो भाषा के संकुचित अर्थ के अनुसार भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई समुदाय परस्पर वैचारिक आदान प्रदान करके जीवन बिताता है। मतलब इसका संकुचित अर्थ में अगर हम बात करते हैं तो भाषा स्वैच्छिक ध्वनियों की, मतलब अपने इच्छानुसार उन ध्वनियों की एक व्यवस्था होती है जिनके माध्यम से कोई समुदाय अपने वैचारिक आदान प्रदान के करके जीवन बिताता है। इसका मतलब होता है कि ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही जो संप्रेषण किया जाता है। संकुचित अर्थ में भाषा को सिर्फ उतने तक सीमित किया जाता है कि ध्वनियों के माध्यम से हम अपने विचार ध्वनियों को मतलब अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं वो माध्यम भाषा कहलाएगा। पर व्यापक रूप में भाषा का अर्थ होता है कि कोई भी मीडियम, वो चाहे आपका ध्वनि के रूप में हो, चाहे वो आपका लिखित के रूप में हो, चाहे वो आप संकेत के रूप में हो, किसी भी प्रकार का माध्यम जो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचा दे वो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। कुछ डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, बात वही कही गई है जो मैंने आपको बताई। चारों के चारों जो डिफिनीशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा एक बार, PDF दिलवा देंगे, बार बार बोल रहे हैं आपको। नोम चॉम्स्की के अनुसार तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। तो भाषा वाक्यों का एक अंश है जो अनंत एवं अनंत इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। इनका कहना है कि भाषा जो है वो एक ऐसा अंश होता है, मतलब संप्रेषण करने का एक ऐसा मीडियम होता है जो बहुत सारी अनंत इकाइयों से मिलकर बनाया गया है। तो उसके बाद ये कुछ परिभाषाएं हैं, स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब भाषा में फॉर्म होता है, उसका एक रूप होता है, कुछ कंटेंट होते हैं और उसका किस तरीके से भाषा का उपयोग किया जा सकता है वो चीज़ें होती हैं। तो ये भाषा के कुछ स्ट्रक्चर हैं। जैसे हम रूप की बात करते हैं
तो भाषा का सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से या सही रूप से होना, जैसे स्वर या व्यंजन ध्वनियों को क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए 4 फॉर्म आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला है आपका स्वर विज्ञान, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। देखिए, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्पीच एंड साउंड इज प्रैक्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ध्वनि शास्त्र में हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्य ध्वनि व उनकी विशेषताओं को अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों की क्या विशेषताएँ हैं, उनकी विशेषताओं का जो अध्ययन किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ये आपका फोनोलॉजी में, फोन मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो स्वर का जो ध्वनि होती है, साउंड का मतलब क्या है, ध्वनि। तो ध्वनि का जो अध्ययन किया जाएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, फोनोलॉजी कहलाएगी। यह वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। वो आपसे पूछेंगे कि बताइए जो आपका फोनोलॉजी होता है, क्या फोनोलॉजी का अपना कोई अर्थ होता है, तो हम कहेंगे नहीं। जैसे जहाँ पर हम क, ख, ग और उसके बाद आ, बड़ा आ, इस तरीके की ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो वो आपकी कहलाएगी फोनोलॉजी। मतलब जहाँ पे हम साउंड का अध्ययन करते हैं, इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता। आप का क्या मतलब है ये नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बल्कि वह दूसरी ध्वनियों के साथ मिलकर अर्थपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको हम दूसरी ध्वनियों के साथ मिला दें, जैसे का है कि का को हम मकाम लिख दें, ठीक है, तो हम इसको 2 अलग अलग ध्वनियों के साथ इसको मिक्स करके लिख दें, ठीक है, तो ये आपका एक अर्थपूर्ण ध्वनि इकाई के रूप में बदल जाती है। मतलब इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम इनको दूसरी ध्वनियों के साथ मिला करके अर्थपूर्ण बना सकते हैं। स्वर विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अर्थात ध्वनि शास्त्र में किसी शब्द को उसकी प्रगति व स्थान के आधार पर उच्चारित किया जाता है। जैसे कबूतर में का, ठीक है, तो ये का जो है वो आपका एक फोनोलॉजी है, मतलब सॉरी ये आपका, हाँ, ये आपका क्या होता है, फोनोलॉजी होता है। उसके बाद खरगोश में खा। तो अब के बाद आपका आता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है वो भाषा का वह छोटे से छोटा अंग है जिसका कुछ अर्थ होता है। मॉर्फोलॉजी का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत भाषा ध्वनि को जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से अपना कुछ अर्थ होता है। जैसे हम 2-3 ध्वनियों को जोड़ करके जब कोई सार्थक शब्द बना दे जिनका अपना कोई अर्थ होता है वो आपका कहलाता है मॉर्फोलॉजी। जैसे पंखा, टेबल, किताब, कलम, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अगला है वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास के अंतर्गत वाक्य के क्रमबद्धता का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म को उचित स्थान दिया जाता है। मतलब वाक्य विन्यास सिंटेक्स का मतलब होता है जैसे वह जा रहा है, ठीक है, जैसे लिखा है वह जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जब हम एक सीक्वेंस में चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, जिस तरीके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है एक वाक्य का, उस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चर देते हैं, वो आपका कहलाता है वाक्य विन्यास। इसमें व्याकरण पद्धति के अनुसार शब्दों के सार्थक स्वरूप को सिंटैक्स कहते हैं। मतलब जब हम व्याकरणिक मतलब तौर पर, जैसे सब्जेक्ट जहाँ पे है, मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया, इस तरीके से हम उसको व्यवस्थित करते हैं, तो मतलब इस तरीके से जब हम उसको एक सीक्वेंस में हम ग्रामेटिकल तौर पर जब वाक्य को डिज़ाइन करें, आपका सिंटैक्स कहलाता है। यदि व्याकरणीय दृष्टिकोण से भाषा सही नहीं होती तो उस भाषा का कोई अर्थ भी नहीं। जैसे हम कहें कुत्ता काला है, या अगर हम कहें है काला कुत्ता, तो है काला कुत्ता से कोई ऐसा अर्थ नहीं निकलता। लेकिन अगर हम कुत्ता काला है कहते हैं तो वहाँ पे एक विशेषण का उपयोग करके हम कुत्ते की विशेषता को डिफाइन करके अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि हाँ, जो कुत्ता है वो काला है, उसका अपना एक अर्थ निकल रहा है उस वाक्य का, वही आपका सिंटैक्स कहलाता है। उसके बाद आता है प्रेसोडी, मतलब जिसे आप छंदशास्त्र कहते हैं। तो किसी काव्य शास्त्र को पढ़ाने में जो उतार चढ़ाव, सुर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं छंदशास्त्र, या उसे हम कहते हैं प्रेसोडी। छंदशास्त्र का मतलब होता है एक लय, ताल, धुन, इन सबको ध्यान में रख करके जब हम चीज़ों को करते हैं उसको हम मतलब उन सब का जब अध्ययन किया जाता है तो आपका छंदशास्त्र कहलाता है। किसी कविता, छोटा मतलब दोहा, चौपाई आदि को पढ़ने के लिए उसकी प्रगति के अनुसार जो कि सुर, लय, ताल, उतार चढ़ाव आदि का प्रभाव की चर्चा है। जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। देखिए ग्रामेटिकल तौर पर है कि आप कहते हैं रोको मत जाने दो और एक बार कहते हैं रुको मत जाने दो, ठीक है, तो दोनों का अपना अलग मीनिंग निकलता है। तो ये आपका छंदशास्त्र के अंतर्गत आता है। इस तरीके के जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद अर्थ विज्ञान आता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत भाषा के अर्थ और उनके विन्यास का अध्ययन किया जाता है कि जो लैंग्वेज है उसका अपना क्या अर्थ है, किस तरीके से वो अरेंज किया गया है लैंग्वेज, इस तरीके से होता है।
को जोड़ने के मतलब अर्थ विज्ञान में शब्द, वाक्यांश और अर्थ को जोड़ने के नियमों की चर्चा की जाती है। अर्थ विज्ञान यह भी होता है कि जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी भाषा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना विषय किसका भी संप्रेषण संचार संभव नहीं है। मतलब एक सब्जेक्ट पर जब हम उसको बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो वो आपका कहलाता है अर्थ विज्ञान। किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए उसका एक निश्चित विषय होना चाहिए, बिना भाषा के विषय के भाव को व्यक्त नहीं किया जाता है। उसके बाद है उसका व्यवहारिक उपयोग, मतलब यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स। किस तरीके से आप भाषा को किस प्रकार की सिचुएशन में किस तरीके का भाषा प्रयोग करना है, मतलब कब, कहाँ और कैसे हम भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उसका जब ज्ञान हो जाता है वो होता है यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स, या मतलब भाषा का व्यवहारिक उपयोग। यह भाषा का एक विशिष्ट अंग है। वक्ता द्वारा शब्दों का प्रयोग उचित समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक सैड सिचुएशन है तो उसी लैंग्वेज को आप किस तरीके से सैड सिचुएशन में प्रयोग करना है और उसी लैंग्वेज को किस तरीके से आप एक खुशी के सिचुएशन में यूज़ करेंगे। मतलब सिचुएशन के हिसाब से जब भाषा को व्यक्त करने किस तरीके से करना है, जब इसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है यूज ऑफ प्रैग्मेटिक्स या व्यवहारिक उपयोग। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये फॉर्म, जो आपके भाषा के कुछ फॉर्म दिए गए थे 4। उसके बाद आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो भाषा मनुष्य को वरदान स्वरूप मिली है, ठीक है, क्योंकि हम इसके माध्यम से संप्रेषण कर पाते हैं, अपने मन के भाव विचारों को दूसरे तक व्यक्त कर पाते हैं, और ये हमारे लाइफ जीवन हमारे जीवन को जो है वो सरल बनाने का एक माध्यम है। जिस माध्यम में मनुष्य का अस्तित्व नहीं है उससे में संप्रेषण की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। भाषा की विशेषताओं को निम्न रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे भाषा में सृजनात्मकता पाई जाती है। मतलब भाषा एक प्रविधि या कला है जिसका निर्माण केवल मनुष्य कर सकता है। भाषा का निर्माण इस प्रकार से हो जिसमें मनुष्य में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे बौद्धिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक, संज्ञानात्मक इत्यादि का होना स्वाभाविक है। भाषा की उत्पत्ति मनुष्य अपने रुचि के अनुसार स्वयं करता है। भाषा का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें संप्रेषण सरलता से हो सके। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि भाषा को निर्मित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है भाषा को, और वो डिज़ाइन करता कौन है? मनुष्य होता है, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने भाषा को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करता रहता है। जैसे पहले लोग संस्कृत में बातें करते थे, फिर संस्कृत सबको कठिन लगने लगी तो वो अलग पाली, अपभ्रंश, इस सब की ओर बढ़ते बढ़ते अब जो है लगभग हिंदी में जो है वो बातें होने लगी हैं। तो वो अपनी स्थितियों के अनुसार जिस तरीके से उसको लगता है, ठीक है, जैसे वृक्ष कहते कहते वृक्ष सबको कठिन लग रहा था, आप पेड़ कह रहे हैं, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार उसको डिज़ाइन करता है। ये आपकी सृजनात्मकता होती है जो भाषा में पाई जाती है। उसके बाद है फ्लैक्सिबल। मनुष्य में भाषा विकास के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा में लचीलापन होता है, क्योंकि मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक भाषा का विकास होता है। भाषा के लचीलेपन के कारण नवजात शिशु अपनी भाषा को सीखते हैं। लचीलेपन में समय भाषा का स्तर निर्धारित है। भाषा में जितना अधिक लचीलापन होगा उतनी आसानी से मनुष्य भाषा को जल्दी से सीख लेता है। भाषा में लचीलापन का मतलब है कि भाषा में जो होती है वह फ्लैक्सिबिलिटी होती है, मतलब भाषा को सरल से सरल तरीके से व्यक्त करने का उपाय जो है वो खोजा जाता है। जिस सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार, कोई उसे वृक्ष कहता है, कोई ट्री कहता है, कोई पेड़ कहता है, इस तरीके से जो उनकी इच्छा है वो अपनी इच्छा के अनुसार उस भाषा को क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको मोड़ लेते हैं। वही होता है कि भाषा में लचीलापन पाया जाता है। अब आपका अगला आता है स्थानांतरण, मतलब भाषा का स्थानांतरण है। भाषा एक जगह पर सीमित नहीं होती है, ठीक है। यहाँ की लैंग्वेज कोई और लोग भी बोल रहे होंगे, वहाँ किसी दूसरे भाषा के कोई शब्द हम लोग भी यूज करते हैं। मतलब आप जानते हैं ना कि हम जो है अरबी, फारसी, इन भाषाओं के शब्द को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि भाषा का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी होती है कि भाषा का जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। अगला है आपका बहुउपयोगी है, मतलब भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक भाषा के द्वारा हम दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी आ रही है तो हिंदी के माध्यम से हम इंग्लिश को भी धीरे धीरे करके वो सीख सकते हैं। एक मनुष्य जो एक या दो भाषाएं जानता है वह दोनों भाषाओं के माध्यम से तीसरी व चौथी भाषा भी सीख सकता है। मतलब भाषा बहुत ज़्यादा उपयोगी है, भाषा के माध्यम से ही हम अगली भाषा को सीख सकते हैं। उदाहरण, हिंदी का जानवर जो पेड़ को जानता है वह इसी माध्यम से पेड़ को अलग अलग तरीक़ों से जानता है। जैसे हम जानते हैं ना पेड़ कहते हैं, उसी प्रकार से हम पेड़ को अलग अलग माध्यमों में भी जान सकते हैं कि संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, इंग्लिश में ट्री कहते हैं, ठीक है, बंगाली में, मराठी में, तो इस तरीके से हम उसको जान सकते हैं।
इसमें संस्कृतियों का भी स्थानांतरण होता है, मतलब बच्चे सामुदायिक समुदाय में भाषा सीखते हैं और यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है उसे संस्कृति का स्थानांतरण कहते हैं। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति न होकर एक सामाजिक संपत्ति है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक की भाषा है, पूरे समाज में कोई एक व्यक्ति है जो उस भाषा का हेड होगा, ऐसा नहीं है, पूरे समाज की भाषा होती है। क्योंकि बालक जिस समाज में जन्म लेता है उसी में पलता है, उसी माध्यम से अपनी भाषा को भी वो सीख लेता है। जिस इन्वायरमेंट में बच्चा जन्मेगा उस इन्वायरमेंट भाषा सीख लेगा। जैसे मान लीजिए भारत का ही बच्चा है, अगर वो इंग्लैंड पैदा हो रहा है तो इंग्लैंड में रह रहा है तो इंग्लैंड के ही भाषा को वो सीख लेगा। तो परिवर्तन मतलब भाषा में होने वाला परिवर्तन व्यक्तिगत न होकर के एक सामाजिक परिवर्तन होता है आपका। उसके बाद इसके कुछ कार्य होते हैं, मतलब भाषा जो है वो संप्रेषण के लिए यूज की जाती है, मतलब संप्रेषण का एक माध्यम, संप्रेषण के माध्यम मतलब संप्रेषण करने के लिए एक माध्यम का उपयोग, मतलब माध्यम होती है हमारी लैंग्वेज, तो संप्रेषण में भी हम भाषा का उपयोग करते हैं। ये भाषा के कुछ कार्य हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति को मेंटेन रखने में, सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए वेद पुराण जो हमारे हैं उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, लिख करके मतलब भाषा के माध्यम से चीज़ों को व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, अब उसे आगे की पीढ़ी में भी पहुंचाया जा रहा है। ये क्या है? भाषा का स्थानांतरण है, जहाँ से हमारी सभ्यता और संस्कृति को हम बरकरार रखते हैं। ध्यान को आकर्षित करने में, जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है, आप पीछे से बुलाते हैं भैया सुनो, तो वो पीछे मुड़कर आपकी तरफ, मतलब पीछे से आपकी तरफ वो देखेगा कि हाँ मुझे क्या बुलाया जा रहा है। तो किसी के ध्यान को आकर्षित करने में, जैसे मान लीजिए शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, आप बोल रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक लैंग्वेज के माध्यम से ही आप उनको बता रहे हैं, तो ये किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगला है भावनाओं को व्यक्त करने में, एक मतलब अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने में और दूसरे की भावनाओं को समझने में भी हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सूचना को व्यवस्थित रूप में देने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आरटी का रिप्लाई आता है या प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भी आता है, तो वो लैंग्वेज के माध्यम तक ही हमसे पहुंचता है और उस सूचना को हम व्यवस्थित रूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचनाओं को व्यक्त करने में या सूचनाओं के संग्रहण करने में भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान में भी होता है। मनोरंजन के लिए भी गाना हम सुनते हैं तो उसमें भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। टीवी देखते हैं तो उसमें जो बोलते हैं या कैप्शन चलती है उसमें भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। व्यवसाय के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखने के लिए हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु सीखने के लिए भी हम करते हैं। व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए एक व्यक्ति का किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके का व्यवहार है, वो हम लैंग्वेज के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई आया है, 2 दिन रहा है, उसकी जैसी लैंग्वेज रहेगी उसी माध्यम से हम समझ जाएंगे कि हाँ इनका व्यक्तित्व, इनका व्यवहार कैसा है, और उसके व्यक्तित्व का भी ज्ञान कराने में लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और यही बातें डिटेल में आपको नीचे दिया गया है, आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बिल्कुल ईजिली आप इसको समझ पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्रेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन मतलब टाइपिकल चिल्ड्रन, मतलब भाषा विकास का हम इसमें परिचय पढ़ेंगे। तो भाषा की समझ और व्यक्ति कौशल मतलब अधिग्रहण एक संचयी प्रक्रिया है जो शिशु के जन्म के साथ शुरू होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी के साथ जो है उसकी लैंग्वेज का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही वो दुनिया में आता है बच्चे को स्वर सुनाई देने लगते हैं और मौखिक संरचनाओं की पहचान करने के लिए थोड़ा कम होता है, जो वह अपने आसपास के लोगों से संवाद करने के लिए हासिल करेगा और इसी तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। छोटे बच्चों में भाषा विकास के चरण हम पढ़ेंगे। छोटे बच्चों में भाषा विकास के चरण भाषा के जटिल घटकों के अधिग्रहण के पहले से उदासीन स्वरों से जो लंबी अवधि में संचार कौशल के सुधार की अनुमति देगा। अगला है भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। ठीक है, हमें इसी चरण के बारे में आपसे बात करनी है। पहला है क्रंदन, उसके बाद है आप साउंड प्रोडक्शन मतलब ध्वनि का उच्चारण, उसके बाद है बबलिंग, उसके बाद है मतलब दोहरीकरण, उसके बाद है आपका इकोलेलिया। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बबलिंग एंड इकोलेलिया होता है। ये दोनों हम पढ़ेंगे, मेनली इम्पॉर्टेंट है। और क्रंदन पढ़ेंगे। क्रंदन का मतलब होता है रोना। तो बच्चा जन्म के बाद जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है और 1 माह तक लगभग बच्चे में रोने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। रोना मतलब रोने के माध्यम से ही बच्चे अपनी हर एक बात को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे गीले में पड़े हैं तो वो रो करके ही अपने को सूखे में व्यवस्थित करते हैं। उनके पास अपनी कोई ध्वनि नहीं होती है। गले से निकलने वाली जो उनकी प्रथम आवाज़ होती है, देखिए ये हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर में कि बताइए गले से निकलने वाली बच्चे की प्रथम आवाज़ क्या होती है, तो हम कहेंगे उसकी क्रंदन होती है, मतलब उसका क्राइंग होता है। यह अवस्था जन्म से 1 माह तक होती है जिसमें बालक केवल रोने व सोने की क्रिया करता है।
और ध्वनि उच्चारण मतलब लगभग 2 से 3 माह के बच्चे का रोना संप्रेषण के साधनों में से एक है। इस अवस्था में बच्चा रोकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब ध्वनियों का जो उच्चारण है वो उनका रोना ही रहता है और रो करके ही वो सारी चीज़ें करते हैं। बबलिंग का मतलब होता है बलबलाना, ठीक है। जैसे 4-6 माह की अवस्था में बच्चा एक से अधिक ध्वनियों को एक श्रृंखला में बोलता है, जैसे ब ब ब प प प, इस तरीके से वो ध्वनियों को उच्चारित करता है। किसी एक ध्वनि को ही वो आगे की तरफ बढ़ा देता है, ठीक है। वो बबलिंग होता है। इसका टाइम याद रखिएगा। देखिए टाइम अलग अलग दिया है हर जगह में, मैंने 2-3 जगह पे पढ़ा, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, हो सकता है कोई और टाइम आपको दे, पर बबलिंग के लिए अगर जो समय होता है, ये जो समय दिया गया आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है आपको 10-12 माह में बबलिंग दिखाएगा, नहीं, वो दिखा सकता है कि 6 से 7 माह, मतलब 7 माह तक जा सकता है, ठीक है। या फिर वो आपसे दिखा सकता है 3 से 5 माह, इस तरीके से दिखा सकता, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं मैम आपने गलत बता दिया, बबलिंग तो ये होता है, ठीक है। तो आप, मैंने 2-3 बुक्स में देखा, उसमें अलग अलग ही दिया गया, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। हम तो ये सारी चीज़ें बनाते नहीं हैं, जो मैंने पढ़ा है वही आप लोगों को तक हम प्रेषित कर रहे हैं। अगला है दोहरीकरण। दोहरीकरण मतलब 6 से 8 की अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास कुछ अधिक हो जाता है। देखिए जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी उसका होता है, क्योंकि इस अवस्था में आते आते जिन ध्वनियों को बच्चा बोल सकता है उन्हें बहुत ही तीव्रता के साथ बोल पाता है, जैसे पापा, मामा, दादा, मतलब जो सिमिलर ध्वनियाँ हैं, जो मतलब डबल ध्वनियाँ हैं, उनको वो उच्चारित करने लगता है। जैसे पापा बोलना है, पहले वो पा 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 बोल रहा था, एक सिंगल ध्वनि को उच्चारित कर रहा था, वो बबलिंग था। लेकिन जब वो 2 समान ध्वनियों को जोड़ करके बोलने का प्रयास करता है, वो आपका कहलाता है दोहरीकरण। टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। अगला है आपका नकल करना, इकोलेलिया कहते हैं इसको 9 से 11 माह की अवस्था में बच्चे अपने घर के बड़े सदस्यों की आवाज़ सुनकर ठीक उसी प्रकार दोहराने या नकल करने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे बच्चे जो घर के बड़े लोग बोल रहे हैं उसको वो दोहराने का प्रयास करने लगते हैं, तो ये होता है। उसके बाद प्रथम शब्द मतलब लगभग 1 साल की अवस्था में बच्चा अपना पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा 1 साल का है तो लगभग वो पहला शब्द अपना उसी अवस्था में बोलना स्टार्ट कर देता है। यह पहला शब्द बच्चे के परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है। देखिए बच्चा कितने समय में पहला शब्द बोलेगा, बोल तो दिया कि 1 वर्ष में बोलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा 1 वर्ष में ही बोले। लैंग्वेज का डेवलपमेंट परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट दिया जाएगा लैंग्वेज भी उतना ही तीव्र उसका विकास होगा। सभी बच्चों पर समानता यह लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे 12 से 18 माह के बीच प्रथम शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हो सकता है आगे पीछे हो, क्योंकि वो लैंग्वेज के इन्वायरमेंट पर डेवलप करेगा कि मतलब किस तरीके से परिवार का वातावरण है लैंग्वेज को लेकर के। परिवार का माहौल जैसा होगा बच्चे की भाषा का विकास भी उस तरह का होगा। इस अवस्था में बालक 3 अक्षरों जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि की समझ को वो सीख लेता है। अगर हम बात करते हैं उसके शब्दकोश की, लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चे का जो शब्द भंडार है उसका विस्तार, मतलब देखिए बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का उसके शब्द भंडार भी जो है धीरे धीरे विकसित होंगे ही। इस अवस्था में बच्चे लगभग 20 से 30 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में बालक शरीर के लगभग 2/3 अंगों के नाम भी पहचान कर बोलने लगते हैं। जैसे आप उनसे पूछेंगे 1.5 साल के बच्चे, बेटा कान कहाँ है, बेटा नाक कहाँ है, हाथ कहाँ है, बाल कहाँ है, आँख कहाँ है, पलक कहाँ है, तो वो बताने लगता है बच्चा। आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने परिवार में। अगला है 2 शब्दों या वाक्यों का विकास, मतलब 2 शब्द को मिलाकर के बोलने लगता है कि खाना दो, दूध दो, पानी दो, चाय दो, ठीक है। इस तरीके से वो बोलने लगता है। लगभग 2 वर्ष की अवस्था में 2 शब्द वो बोलेगा, इजीली याद कर पाएंगे आप लोग। अगला है बच्चे की वाणी और भाषा का विकास। लगभग 2.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा 200 से 300 शब्दों का संग्रह हो जाता है, मतलब लगभग 200-300 शब्द बच्चा जान जाता है। जैसे पालतू पशुओं के नाम 3-4 वाक्यों में क्वेश्चन आंसर करना, तुम कहाँ जा रहे हो, मम्मी कहाँ है, छोटी मेरी बॉल कहाँ है, ठीक है, दूध का बॉटल दो, मुझे भूख लगी है, इस तरीके के शब्दों का वो उच्चारण करने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा दैनिक जीवन में उपयोग संबंधित वस्तुएं का प्रयोग, आने वाली वाक्यों का प्रयोग करता है, जैसे दूध नहीं पीना, अभी नहीं जाना है, कपड़े अच्छे नहीं पहने इत्यादि। उसके बाद 3 से 4 वर्ष की अवस्था में उसकी बोधगम्यता हो जाती है, मतलब अब वो समझने लगता है कि मैं हूँ, वह कौन है, तुम कौन हो, मतलब ये सारी चीज़ों का उसकी वाणी और भाषा का विकास लगभग 70 से 80% हो जाता है 3-4 वर्ष तक, ठीक है। भाषा विकास के लिए मैंने बताया था 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो मैंने क्रिटिकल पीरियड बताया था आपको आइडियोलॉजी में, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई करिएगा। ये 5 वर्ष तक हमें पढ़ना है बच्चे के किस तरीके से भाषा का विकास होता है।
इस अवस्था में बच्चा जो है लगभग 1200 से लेकर 1600 तक वर्ड का इसका शब्द भंडार हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा होगा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता रहेगा। इस अवस्था में बच्चे लगभग 4 से 5 वर्ष में उसको वाक्य बिना सिंटेक्स बनाना आ जाता है। मतलब है कि अब वो कर्ता क्रिया कर्म इन सबको लगभग थोड़ा बहुत जो है वो लगा कर बोलने लगता है कि मम्मी हैं तो वो पूछेगा कि मम्मी जा रही हैं, ये वो नहीं कहेगा मम्मी जा रहा है। ठीक है, उसको लगभग व्याकरणिक ज्ञान जो है वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। वो सीखा नहीं है कहीं से, लेकिन वो विकसित होने से बुआ है तो बुआ जा रही है कहेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि बुआ जा रहा है। ठीक है, वो फूफा को कहेगा कि फूफा जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो बोलने लगता है। मतलब ये अब थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान देने लगता है व्याकरणीय पे। व्याकरण के नियमों का सही प्रयोग करना वो सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे छोटी छोटी कहानियों गद्य पद्य के अलावा गाना कविता तथा गिनती करना सीख जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष तक ये बच्चे कहानियाँ कहना बिल्कुल सीख जाते हैं। ठीक है, वो अपनी अलग से दुनिया बनाकर बातें करना लगेंगे। तो इस अवस्था में 1600 लेकर 2000 शब्दों का भंडार हो जाता है। जैसे कर्ता क्रिया कर्म को व्याकरण के अनुसार सही ढंग से व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि वो बोलेगा कि मम्मी जा रही हैं, मम्मी मार्केट जा रही हैं। वो ये नहीं कहेगा कि मम्मी मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो ये व्याकरणीय ज्ञान लगभग उसको 4-5 वर्ष के अवस्था में हो जाता है। वो इससे मतलब उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि हाँ मैं व्याकरण की त्रुटि मतलब व्याकरण की बिल्कुल गलती ना करूं, ऐसा नहीं होता है। बस वो परिवार में मतलब चीज़ों को जो लोग बोल रहे हैं उनको देख देख करके जो है वो उनको उसी हिसाब से जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो सिंटेक्स का भी विकास बच्चे में लगभग 5 वर्ष तक की अवस्था तक हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा यूनिट 1.4। हम एक वीडियो में एक यूनिट कवर करेंगे पूरा। प्रीलिंग्विस्टिक फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, भाषा के पूर्व की आवश्यकताएं। देखिए लैंग्वेज का विकास होगा मतलब होता है एक अच्छे इन्वायरमेंट में, लेकिन उसके लिए भी पहले से बच्चे के अंदर कुछ एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से होनी चाहिए। अगर रहेंगी तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाएगा। पहला क्या है, भाषा के पूर्व की आवश्यकताओं में पहला है भाषा मनुष्य के मतलब मानव जीवन में वाणी भाषा का महत्व बहुत अति बहुमूल्य है और प्रकृति की ओर से उपहार स्वरूप माना गया है। अर्थात जिस मनुष्य में भाषा जितनी अच्छी होगी उस व्यक्ति का मान उतना ही अच्छा होगा। देखिए भाषा के माध्यम से ही हम किसी के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं कि देखिए कोई बहुत इफ़ेक्टिव बोलता है, ठीक है, मतलब इतना इफ़ेक्टिव वो बोलता है कि उसको सुनने के लिए लाखों लाखों लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोगों ने भागवत करने वालों को देखा होगा कि उनके व्यक्तित्व की पहचान हम उनकी भाषा से करते हैं। कोई इतना अच्छा बोल देता है कि हम बिल्कुल जो है उसके जैसा बनने का प्रयास करने लगते हैं। तो भाषा जो होती है जितनी अच्छी रहती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी जो है उसका मान सम्मान भी उतना अच्छा रहता है। आप किसी को बिल्कुल गाली ही हमेशा बकते रहेंगे तो फिर आपका मान सम्मान कोई कितना ही करेगा। ठीक है, आप किसी से बहुत हर एक लोग से जिससे भी मिल रहे हैं, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे से बिल्कुल प्यार से बात कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। वाणी या भाषा के विकास में जैविक अजैविक वातावरणीय आनुवंशिक लक्षण के कारण उसका प्रभाव पड़ता है, जिस कारण बालक में भाषा विकास के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है संवेदनात्मक योग्यता मतलब उनके सेंसरी एबिलिटी। किसी भी भाषा को आसानी से लिखने में श्रवण क्षमता का होना आवश्यक है। जिन बालकों में श्रवण क्षमता का बहरापन होता है मतलब जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उन्हें भाषा लिखने बोलने में कठिनाई की समस्या होती है। यदि किसी व्यक्ति में सुनने और बोलने और देखने की क्षमताएं नहीं होती तो उसमें भाषा का विकास नहीं होता है। संवेदनात्मक योग्यता का मतलब है कि उनके अंदर सेंसिटिविटी मतलब सेंसरी एबिलिटी होनी चाहिए। भाषा को सुनने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। अगर जैसे आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले से उसके अंदर सुनने की क्षमता हो। अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगा, भाषा विकास नहीं हो पाएगा। तो इस पहली आवश्यकता है कि उनकी सेंसरी एबिलिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। सुनने की क्षमता तो एटलीस्ट उनमें होनी चाहिए। अगला है गामक क्षमता मतलब मोटर एबिलिटी। वाणी एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को प्रकट करता है। भाषा की अन्य प्रविधियों में लिखना, संकेत करना, अभिनय करना, हाव भाव करना इत्यादि गामक क्षमता में आती हैं। इनमें अलावा गामक योग्यता में चलना, घूमना, खेलना आदि इससे संबंधित क्रियाएं भी भाषा सीखने का आधार है। मतलब बच्चे के अंदर जो मोटर एबिलिटी है कि उसकी जीवा पूरी तरह से मूवमेंट कर रही हो, ये भी बिल्कुल ज़रूरी है।
ठीक है। उसके अंदर लिखने की, संकेत करने का, अभिनय करने का, हाव भाव करने का, ये सारी एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं तो उनके अंदर जो है हाथ पैर को चलाने की एबिलिटी, अपने चेहरे को हाव भाव के अनुसार अभिव्यक्त करने की एबिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर है तो लैंग्वेज को बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है लैंग्वेज पर उसका प्रभाव पड़ेगा और बेहतर लैंग्वेज सीखने में उनको प्रॉब्लम होगी। अगला है वाक्य अंगों का उचित एवं समान तरीके से कार्य करना। देखिए कुछ हमारे स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जीभ हो गया, ताल हो गया, दांत हो गया, ठीक है, कठोर और नरम ताल हो गया। उसके बाद ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब स्वर यंत्र हो गया, जो वोकल कार्ड होता है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम वाणी को बेहतर तरीके से अपने मुँह के द्वारा जो ध्वनियाँ हैं, जो साउंड है, उसको रिलीज कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम भाषा को भाषा को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो वाक्य अंग हैं, मतलब जो बोलने में हमारे सहायक अंग होते हैं, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो कठोर तालु है वो बिल्कुल सूक्ष्म हो गई है, ठीक है, वो काम नहीं कर रही है। देखिए आप लोग भी जानते हैं जिसकी जीवा कट जाती है उनकी लैंग्वेज का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, ठीक है। भाषा को सुन तो रहे हैं, ग्रहण तो कर लें, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो लैंग्वेज को आगे चल के उनको लैंग्वेज को सीखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो श्वसनीय अंग हैं, श्वास नली है, जीभ है, दांत है, ओठ हैं, ये सब बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। अच्छे रहेंगे तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगला है क्रिया संज्ञानात्मक अवसर का होना। कुछ ऐसे संज्ञानात्मक अवसर होते हैं जो देखने और सुनने पर आधारित होते हैं। सुने गए संकेतों को समझने अर्थात संकेतों की स्मृति में रखकर उचित समय पर याद करना, तर्क व योजना शक्ति से किसी निष्कर्ष के समाधान तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। मतलब जो बोला जा रहा है उसको आप सुन पाएँ, समझ पाएँ और उसके अनुसार किसी निष्कर्ष, किसी समाधान तक आप पहुँच पाएँ, ये एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है वातावरण। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होता है वातावरण। भाषा एक सामाजिक परिवेश में सीखी जाती है। भाषा सीखने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन बालकों के कुछ अभिभावक उन्हें भाषा सीखने के लिए उन्हें उचित वातावरण नहीं देते हैं। देखिए लैंग्वेज सीखने के लिए नॉम चॉम्स्की भी हैं जो कहते हैं कि लैंग्वेज बच्चा उतनी ही अच्छी सीखेगा जितना अच्छी उसको इन्वायरमेंट दिया जाएगा। अगर इन्वायरमेंट का आधार है, मतलब अभाव है, तो बच्चा उतना अच्छा लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा। अभिभावकों को चाहिए कि वे जो बालकों के रोने पर कोई वस्तु ना दें जिससे उसके लिए वह रो रहा है। अगर बालक अपने हाव भाव या इशारों से कोई भी वस्तु मांगे तो उसे नहीं देना चाहिए। इससे बालक के अंदर धीरे धीरे बोलने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, अर्थात बालक यह समझने लगेगा कि उसे बिना बोले कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। अर्थात माता पिता को यह चाहिए कि बच्चे को बोलने के लिए अधिक प्रेरित करें। देखिए जितना अच्छा हम बच्चे को बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, बोलने के लिए मोटिवेट करेंगे, बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। अगर जैसे मान लीजिए बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है इशारा करके, जैसे मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों का अधिकतर विकास सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता कि उनके पेरेंट्स उनको संकेत का अवसर पूरा दे देते हैं, जिससे वह संकेत में अपनी बात को कहते हैं और बोलने का उनको जो है मौका नहीं देते हैं, ठीक है। इस वजह से उनकी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो पीछे हो जाता है। तो एक उचित वातावरण दे करके बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट बेहतर हो सके। अच्छा है स्वास्थ्य। जितना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, जितनी अच्छे तरीके से हम फिट रहेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से हम लैंग्वेज का विकास भी कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है तो उसकी भाषा का विकास पिछड़ जाता है, अर्थात बीमार बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं होने पर उनकी सीखने का अभाव होता है। कोई बच्चा साल भर बिस्तर पर पड़ा है तो वो क्या ही लैंग्वेज सीखेगा। लैंग्वेज सीखने के लिए आपकी बच्चे का कोई भी व्यक्ति हो, उसके स्वास्थ्य का जो है वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगला है सामाजिक अधिगम का वातावरण। मतलब बालकों में भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर उसको देना आवश्यक है। बालकों को सामाजिक अधिगम जितना अधिक मिलेगा उतनी अधिक भाषा बालक सीखेगा। जिस परिवार में बच्चे अधिक होते हैं उस परिवार में बच्चों की वाणी और भाषा का विकास अधिक होता है। जितना अधिक बच्चे होंगे तो बच्चे एक दूसरे से बातें करेंगे, उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। तो बच्चे को समाज में बोलने के बिल्कुल अवसर दिए जाने चाहिए। अगर अवसर मिल रहा है तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट बेहतर होगा। अवसर के अभाव में बच्चा अच्छी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। यही बात इसमें कही गई है कि जिस परिवार में बालक कम होते हैं उन्हें अन्य बालकों के साथ बात करने का मौका नहीं मिल पाता, उतना अच्छा नहीं मिल पाता है और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है।
अगला है सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे किस तरह की आर्थिक स्थिति वाले बच्चे होते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो एक अच्छी आर्थिक स्थिति, एक अच्छी सामाजिक आर्थिक स्तर वाले होते हैं, जहाँ पे परिवार बिल्कुल मान सम्मान वाला परिवार होता है, समाज के लोग उनको जानते हैं, तो वहाँ के बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होता है। ठीक है, ये एक जो सेकेंडरी चीज़ है जो हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी है, बाकी सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी में आ जाएंगी। ये सेकेंडरी चीज़ है कि आर्थिक स्तर बच्चे का, मतलब बच्चे का परिवार का जिस तरीके का रहेगा उस तरीके से बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है पारिवारिक संबंध। देखिए परिवार में अगर हमेशा झगड़ा, कलह, ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा लैंग्वेज का। लेकिन अगर परिवार के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध है, सभी एक दूसरे से बेहतर तरीके से एक उचित सम्मान की भावना से बात करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा, बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट बेहतर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने परिवार में जो है वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना के रखें, ताकि जो बच्चे हैं जो लैंग्वेज को भी सीख रहे हैं उनको भाषा को सीखने में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छी लैंग्वेज को सीख सके। उसके बाद है व्यक्तिगत विशेषताएं। मतलब कुछ बच्चे उत्साही प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ शांत प्रवृत्ति के बच्चों की अपेक्षा उत्साही बच्चों की भाषा का विकास तीव्र गति से। देखिए ये भी डिपेंड करता है कि बच्चा एक्सट्रोवर्ड है या इंट्रोवर्ड है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ड का मतलब है कि बाह्यमुखी है या फिर अंतःमुखी है। बाह्यमुखी होगा मतलब लोगों से अगर वो बातें कर रहा है तो वो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। लेकिन घर में भोदू बन के बैठा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं करता, इंट्रोवर्ड है, खुद में रहता है, तो वो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने स्वलीनता पढ़ा होगा, तो जो स्वलीन बच्चे होते हैं वो अंतःमुखी होते हैं। तो अगर बच्चा अंतःमुखी रहेगा तो वो अच्छा लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। जरूरी है कि बच्चा उत्साही हो, बाह्यमुखी हो, जिससे उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट बेहतर हो सके। तो ये था आपका पूरा यूनिट 1। तो आई होप आप लोगों को यूनिट 1 पसंद आएगा। आप लोगों का जैसा रिव्यू रहेगा उसी हिसाब से यूनिट 2 दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग अपना प्यार देंगे, उसी के हिसाब से जो है हम आपको नेक्स्ट पार्ट इसका प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोगों पर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, आप मेरे लिए कुछ करेंगे तो हम आपके लिए भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके समय से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।